हंस जॉर्ज गेडामेर। अच्छा, वाह, हंस जॉर्ज गेडामेर, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हंस जॉर्ज गैडामेर के बारे में। हंस जॉर्ज गैडामेर एक जर्मन दार्शनिक है। इनका जन्म 11 फरवरी 1900 को हुआ था और इनकी डेथ 2000 में हुई थी। यही मैं उनके पिता जो का नाम था जोहान्स गैडामेर, ये एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और मार्बर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अच्छा। जो गैडामेर है, इनका झुकाव पहले से ही विज्ञान की ओर नहीं था, बल्कि वो साहित्य, कला और दर्शन में अधिक रुचि रखते थे। अगर इनकी एजुकेशन और दार्शनिक प्रोजेक्शन की बात करें तो इन्होंने मार्बर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने फिलॉसफी, जर्मन साहित्य और कला का अध्ययन किया। मार्बर में गैडामेर को मार्टिन हेडगर के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। अच्छा, मार्टिन हेडगर के स्टूडेंट रहे। अच्छा, और इनके विचारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गुड। 1922 में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की और 1929 में हेबिलिटेशन प्राप्त की। अच्छा। जो ये हेबिलिटेशन है, इसका अर्थ होता है उच्च स्तरीय शैक्षणिक योग्यता। अच्छा। जो किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूप से पढ़ाने और शोध करने की अनुमति देता है। अच्छा। अब हम बात करते हैं हंस जॉर्ज गैडामेर के जो हार्मेनेटिक्स के बारे में ये बताते हैं उसके बारे में। अच्छा, जो ये लिख लो भला, हार्मेनेटिक्स कैसे लिखते हैं, क्या है हार्मेनेटिक्स, इसकी स्पेलिंग वगैरह पता लगे हमें। HER देखो लिख रहे हार्मेनेटिक्स, MENEUTIC, हेर्मेन्यूटिक, ठीक है। जो ये हार्मेनेटिक है ना, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से और इसका अर्थ होता है हार्मेनेटिक का टू इंटरप्रेट। टू इंटरप्रेट, अच्छा। जो हार्मेनेटिक है, इसको हम साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है, यानी कि जब कोई भी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे उसको हम डीप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहा जाता है हार्मेनेटिक्स। साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, अच्छा। अब ये बताते हैं कि हार्मेनेटिक्स का मतलब है किसी चीज़ की व्याख्या करने की कला, और विज्ञान का मुख्य रूप से पाठ, भाषा, इतिहास, परंपरा और मानव अनुभव को समझने की विधि से ये जुड़ा होता है। ये बताते हैं कि ये जो हार्मेनेटिक्स है, ये दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो बताती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे समझते हैं और हमारी समझ किन कारकों से, कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। अब जो इनके हार्मेनेटिक्स पर मुख्य विचार हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये कहते हैं कि जब हम किसी कहानी, किताब, धार्मिक ग्रंथ या इतिहास को पढ़ते हैं तो हम उसे अपने नज़रिए से, हर किसी का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है उसको पढ़ने का, उसको समझने का। ये कहते हैं हमारी संस्कृति, भाषा, परंपरा और अनुभव हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। कोई भी चीज़ हम निष्पक्ष तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, आपने बोला कि भाई जब हम किसी रामायण को पढ़ेंगे तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, उसकी इंटरप्रिटेशन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। सब जो हमारे ट्रेडिशन होता है, संस्कृति, उस हिसाब से समझते हैं हम उसको। ये फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे इसको। जैसे भगवत गीता, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसको क्या समझेगा, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में। अगर कोई दार्शनिक उसी गीता को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, उसको नैतिकता और वो पढ़ेगा कि ये कर्तव्य के बारे में, हमें सोचने के बारे में और या फिर कर्तव्य निभाने के बारे में सीख देता है। फिर अगर कोई इतिहासकार है जो इसको पढ़ेगा, विद्वान, वो इसे भारतीय समाज और युद्ध के संदर्भ में समझेगा। तो इसका मतलब ये कि हर व्यक्ति जैसा उसका बैकग्राउंड होता है उसके आधार पर उसकी व्याख्या करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, अगर हम देखेंगे मदर इंडिया, तो अगर कोई किसान है उसको वो समझेगा किसान की संघर्ष के रूप में वो महसूस करेगा। अगर कोई इतिहासकार उसे पढ़ेगा तो वो देखेगा कि भारत के जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या आते हैं उनको जोड़कर वो समझेगा। अगर कोई एक विदेशी व्यक्ति है वो उसे पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से देखेगा कि भारत की जो संस्कृति वो क्या है उसको समझने की कोशिश करेगा। इससे पता चलता है कि जो हमारी सोच है और हमारी समझ है वो हमारी जो पृष्ठभूमि होती है उसके अनुसार बदलती रहती है। ब्यूटीफुल। मतलब देखो क्यों ये पोस्ट मॉडर्न, क्योंकि ये बोलता है कि भाई जो आप किसी चीज़ की व्याख्या करते हो वो आपके बैकग्राउंड पर निर्भर करती है। कुछ ना कुछ ये बार्थेज से भी मिलता है, जो डेथ ऑफ ऑर्थर की बात करता है ना। बहुत बढ़िया। आगे जो हंस जॉर्ज गैडामेर है, इन्होंने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए इसको समझने के लिए हार्मेनेटिक्स को। गैडामेर ने हार्मेनेटिक्स को एक नया रूप दिया और बताया कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती वो हमेशा हमारी संस्कृति, परंपरा, पूर्वग्रह और संवाद से प्रभावित होती है। पहला जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो है पूर्वग्रह। ये कहते हैं कि हमारी सोच पहले से बनी धारणाओं पर निर्भर करती है। जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसे पूरी तरह से तटस्थ होकर नहीं देख सकते। हमारी पहले की समझ, जो हमारी मौजूद धारणाएं होती है, परंपराएं होती है,
और वो उसको क्या कर, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो क्या देखेगा, वो जो उसके समाज में जैसे समस्याएं होंगी तो उस राजनीति को उस तरीके से समझेगा। लेकिन एक विदेशी व्यक्ति इसको पॉलिटिक्स को देखेगा लोकतंत्र की सफलता के रूप में, और एक विपक्षी नेता होगा वो क्या देखेगा, सरकार की आलोचना के रूप में। तो गैडामेर के अनुसार जो पूर्वाग्रह होता है ये दो तरह होता है, एक होता है सकारात्मक पूर्वाग्रह और दूसरा होता है नकारात्मक। अच्छा। जो पॉजिटिव पूर्वाग्रह इसके बारे में ये कहता है कि जो हमारी समझ को सही दिशा में विकसित करने में मदद करता है, और जो नकारात्मक है जो हमें सत्य को समझने में रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व को। अगर कोई भारतीय विद्यार्थी है तो वो गुरु को क्या समझेगा, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ा होता है कि हमारे वेदों में भी गुरु को ब्रह्मा के रूप में देखा जाता है। तो लेकिन एक पश्चिमी व्यक्ति होगा जो इस परंपरा से नहीं होता है पता, उनकी परंपरा में ऐसा नहीं मानते कि गुरु क्या एक सामान्य व्यक्ति है, या फिर ऐसे मतलब हम देखेंगे ब्रह्मा ऐसे करके रूप में, वो नहीं है। तो गुरु को वो क्या देखेगा, सिर्फ एक शिक्षक के रूप में देखेगा। तो यहाँ जो भारतीय विद्यार्थी है वो गुरु को लेकर जो उसकी सोच है वो क्या एक जब मतलब वो एक सकारात्मक है, जबकि पश्चिमी व्यक्ति उस संदर्भ को नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी परंपरा उससे अलग है। अच्छा, बाकी बच्चे इंग्लिश में देखो पूर्वाग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेटा देखो बेटा। हाँ, प्रीजुडिसेस, बहुत सुंदर, मैं भूल गया था, बिल्कुल। तो क्या बोलता है, प्रीजुडिसेस जो है हमारा पार्ट है, किसी चीज़ को समझने से पहले हमारी एक सोच बनी होती है। जैसे ही हम आपको बोलेंगे भाई देखो समाज में जाति व्यवस्था क्या है, ठीक है, तो उससे पहले ही, बताने से पहले ही आप अपने घर से, अपने बैकग्राउंड से कुछ लेके आए हो, ठीक है ना। तो वो आपको समझने में भी और ठीक समझने में भी, गलत समझने में, दोनों में क्या करती है, हेल्प करती है। तो कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसके पास पहले से कुछ क्या ना बना हो, पूर्वाग्रह, पहले से ही कुछ समझना है ना। शाबाश। अगर वो दोनों आपस में संवाद करेंगे, जो पश्चिमी व्यक्ति और भारतीय परंपरा को, फिर वो क्या आपस में एक दूसरे से डायलॉग करेंगे तो ये अच्छे से समझ सकते हैं एक दूसरे के कल्चर को। दूसरा उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सोच का मेल, फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स। सोच का मेल लिख दो, बड़ा सा वर्ड है बेटा, फ्यूजन ऑफ हॉरिजन। फ्यूजन ऑफ हॉरिजन, फ्यूजन होता है मेल का, है ना, फ्यूजन ऑफ हॉरिजन। हॉरिजन होता है जितना आप देख सकते हो। बहुत सुंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका फ्यूजन ऑफ हॉरिजन। ओमा जी जरा दिखाना जरा अपना ये जो नींबू वाला। गैडामेर का कहना है कि जब हम किसी नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहले से बनी सोच और हमारी जो नई जानकारी होती है, मतलब पर्सपेक्टिव होता है, उनका मेल होता है आपस में। तो इसे गैडामेर फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स कहते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, फिर से बोलो। गैडामेर का कहना है जब हम किसी नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहले से किसी चीज़ के बारे में हमारी जो पहले से बनी सोच है और जो नई जानकारी मिलती है तो उन दोनों से हम कुछ सीखते हैं, तो उसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स। बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया, कास्ट के बारे में आप स्टडी करते हैं तो जो आप समाज से सीख के आए, अपने घर से सीख के आए, और फिर जब आप लिटरेचर में स्टडी करते हो, विद्वानों को देखते हो, तब आपकी एक नई सोच पैदा होती है। उसको बोले फ्यूजन ऑफ थिंकिंग। आगे पूछा। ये जो हॉरिजन्स है इसका अर्थ होता है क्षितिज का अर्थ है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, ज्ञान या अनुभव की सीमा। जो ये क्या बोलते हैं हॉरिजन है, फ्यूजन है, इसका अर्थ होता है सनई। जब दो या दो से अधिक चीजें एक साथ मिलना या उनका जुड़ना। इस अवधारणा का अर्थ है कि जब दो या दो से अलग दृष्टिकोण या मान्यताएं एक साथ मिलते तो एक नई व्यापक सोच बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार। एक भारतीय व्यक्ति गांधी को स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता के रूप में देखेगा, और एक अमेरिका का व्यक्ति है वो गांधी को मार्टिन लूथर किंग के प्रेरक स्रोत के रूप में देखेगा। जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो उनकी सोच का मेल फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स होगा, और वो गांधी जी के विचारों को एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो ट्रेडिशन। ये कहते हैं कि हमारी समझ ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। अच्छा। गैडामेर का कहना था कि कोई भी विचार पूरी तरह से नया नहीं होता। हम जो भी सोचते हैं वो इतिहास और परंपराओं से प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारतीय संविधान पूरी तरह से नया नहीं है, बल्कि इसमें प्राचीन ग्रंथों, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र का प्रभाव है। बल्कि जो अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया उसका प्रभाव है ना। ये ब्रिटिश कानूनों और वेस्टर्न डेमोक्रेसी से भी प्रभावित है। तो इसका मतलब है कि
भारतीय संविधान ऐतिहासिक परंपराओं की निरंतरता का भी हिस्सा है। वाह। जो चौथा इन्होंने सिद्धांत लिया है वो है डायलॉग। ये कहते हैं कि सही समझ तक पहुंचने का तरीका है संवाद। संवाद करना, अच्छा। गैडामेर के अनुसार किसी भी चीज की गहरी समझ केवल संवाद के माध्यम से हो सकती है। जब दो लोग खुलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उनकी सोच का विस्तार होता है और वो नए दृष्टिकोण से चीजों को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धर्म और विज्ञान पर दो लोग चर्चा करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि ब्रह्मांड है वो ईश्वर ने बनाया, और जो एक वैज्ञानिक व्यक्ति है वो कहेगा कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना है। धार्मिक अगर वो पहले खुले दिमाग से संवाद करें, धार्मिक व्यक्ति समझ सकता है कि विज्ञान भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है, और जो वैज्ञानिक व्यक्ति है वो भी समझ सकता है जब वो संवाद करेंगे कि धर्म भी लोगों की सोच को प्रभावित करता है। तो इस प्रक्रिया में दोनों की समझ गहरी होगी। चौथा इन्होंने सिद्धांत लिया है प्ले गेम का, खेल। ये कहते हैं कि समझ सहज तरीके से आती है। गैडामेर ने कहा कि समझ केवल लॉजिक से नहीं आती बल्कि ये एक खेल की तरह है। अच्छा। ये कहते हैं कि कला और कहानियाँ हमें नई दुनिया में ले जाती है। जब हम कोई नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो हम उसकी दुनिया में पूरी तरह से खो जाते हैं। ये एक खेल की तरह होता है जहाँ हम असली दुनिया से थोड़ी दूर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई इमोशनल मूवी देखते हैं तो शायद हम रो सकते हैं उसको देख के। अगर हम कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो हमें सचमुच भी डर लगता है। तो ये हालांकि देखने में तो हमें पता होता है कि ये सच नहीं है, पर हम उसको वास्तविकता मानने लगते हैं। तो ये कहते हैं ये खेल की तरह है। जब हम किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा गैडामेर कहते हैं। बहुत फॉर एग्जाम्पल, नाटक देखने का अनुभव। जब कोई व्यक्ति नाटक देखता है तो वो खुद को क्या करता है, उस कहानी में पूरी तरह से डुबो लेता है। वो पात्रों की भावनाओं को महसूस करता है। वो नाटक को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं देखता बल्कि उससे कुछ सीखता भी है। इसका मतलब ये है कि हम जब किसी चीज़ में गहराई से शामिल होते हैं तब हम उसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। शाबाश। अब हम बात करेंगे गैडामेर ने जो बुक्स लिखी है उनके बारे में। शाबाश। इनकी जो पहली बुक है वो है ट्रूथ एंड मेथड। ये लिखी थी, लिख दो बेटा, नाम लिख दो, अच्छा रहेगा नेट के लिए, बच्चों के लिए। आज जो बच्चे लेट आए, हम गैडामेर पढ़ रहे हैं। एक और पोस्ट मॉडर्निस्ट है, इन्होंने उसके विचार बताए हमें ब्रीफ में। ये हैंस जॉर्ज गैडामेर, आप नेट में देख सकते हैं। बाकी बच्चे के ग्रुप में इनका फोटो वगैरह शेयर करो अगर कर सकते हैं। पहली किताब बता रही है हमें ट्रूथ एंड मेथड। अच्छा एंड मेथड। द रिलीवेंस अच्छा ऑफ द ब्यूटीफुल। अच्छा जी, सुंदर का महत्व। वाह जी वाह। सुंदरता की प्रधानता। अच्छा, सुंदरता की प्रासंगिकता, सुंदरता क्यों ज़रूरी है। और इन्होंने जैसे हमें बताया ये उसके शिष्य रहे हैं अपने नाम क्या होते हैं इनके गुरु का नाम क्या बोलता बेटा आपने? मार्टिन हेडगेयर। हाँ, मार्टिन हेडगेयर किसको दिया पढ़ने को? दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। अच्छा, इतना महान व्यक्ति भूल गए, सॉरी। रीजन इन द एज ऑफ साइंस है गुड। ये क्या फुल फॉर्म बेटा? फिलोसफिकल, हाँ अच्छा, फिलोसफिकल हर्मेनोटिक्स। जब भी हर्मेनोटिक्स का नाम आएगा इसका अर्थ होता है किसी की व्याख्या करना, टेक्स्ट की, फिल्म की, मूवी की। तो इनका नाम याद रखना आपने, किसका? गैडामियर का, ठीक है ना? हैंस जॉर्ज गैडामियर। हर्मेनोटिक्स के बारे में बताया, बहुत सुंदर। डायलॉग एंड डायलैक्टिक, डिस्कशन और डायलैक्टिक्स को क्या बोलेंगे हम? द्वंद्वात्मकता। वेरी गुड। इनकी जो पहली बुक है ट्रूथ एंड मेथड 1960 में इन्होंने लिखी है। ये गैडामेर की सबसे प्रसिद्ध किताब थी। इसमें उन्होंने बताया कि सत्य को केवल वैज्ञानिक विधियों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि ये हमारी परंपराओं, इतिहास, कला और समाज से भी निकलता है। वाह। उन्होंने व्याख्या शास्त्र हर्मेनेटिक्स को केवल ग्रंथों की व्याख्या करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पूरी तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया के रूप में देखा।
इनकी जो दूसरी बुक है द रिलेवेंस ऑफ ब्यूटीफुल 1986 में, इस बुक में गेडामेर ने आर्ट और सौंदर्य के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि कला केवल देखने या सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें एक गहरी समझ और अनुभव देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ताजमहल देखते हैं तो हम उसे केवल एक इमारत के रूप में नहीं देखते, उसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व हमें प्रभावित करते हैं। ये हमें प्रेम, समर्पण और शिल्प कला के महत्व को समझाने में मदद करते हैं। इसी तरह एक पेंटिंग है, अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो उस पेंटिंग के मतलब वो देखेगा एक पेंटिंग है जो मॉडर्न आर्ट है तो उसको उतना अच्छे से नहीं समझ सकता है, और एक कलाकार उसी पेंटिंग को जब देखता है तो उसको अच्छे से समझ सकता है, पहचान सकता है। और इसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति और पृष्ठभूमि हमारी कला की समझ को प्रभावित करते हैं। तीसरी जो इनकी बुक है रीजन इन द एज ऑफ साइंस 1976, ये बुक विज्ञान और मानव समझ के संबंध में उन्होंने लिखी थी। इसमें गेडामेर ने कहा कि विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को हम साइंस के थ्रू समझ सकते हैं। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि तर्क और विज्ञान के साथ साथ परंपरा, संवाद और मानवीय अनुभव भी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है वो किसी मरीज का इलाज कर रहा है तो वो सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से ही उसका इलाज नहीं करेगा, बल्कि वो ये जानने की कोशिश करेगा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी भावनाओं को समझेगा और उसका जो सामाजिक बैकग्राउंड है उसको देखेगा, फिर उसके हिसाब से वो उस व्यक्ति का इलाज करेगा। इनकी जो चौथी बुक है वो है थियोसॉफिकल हार्मेटिक्स 1977 में। ये किताब, इस किताब में ट्रुथ एंड मेथड की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसमें गेडामेर ने ये बताया कि किसी भी ग्रंथ, परंपरा या कला को समझने के लिए हमारी सोच, संस्कृति और ऐतिहासिक जो संदर्भ होते हैं वो उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शेक्सपियर के नाटक पढ़ते हैं तो हमें उन्हें आज के समय के अनुसार हम उनकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जब शेक्सपियर उन्हें लिख रहा था तब उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक सोच थी वो अलग थी। इसका मतलब ये है कि हर व्याख्या समय के साथ बदलती रहती है। हार्मेनेटिक्स का उद्देश्य टेक्स्ट की सही व्याख्या नहीं, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें पाठक और पाठक विशेष संवाद में प्रवेश करते हैं। उन्होंने इसमें प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों की अवधारणाओं को हार्मेनेटिक्स के दृष्टिकोण से समझाया, और उन्होंने ये भी बताया कि भाषा की वास्तविकता को समझने का मुख्य माध्यम है। जो इनकी पांचवी बुक है वो है डायलॉग एंड डायलेक्टिव 1980 में लिखी थी उन्होंने। ये किताब संवाद और तर्कशास्त्र के बारे में है। गेडामेर ने कहा कि किसी भी जटिल चीज़ को समझने के लिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्लेटो और अन्य यूनानी जो दार्शनिक थे उनके संवादों की चर्चा की। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग लोकतंत्र पर चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि एक व्यक्ति इसे जनता की शक्ति कहे और दूसरा व्यक्ति इसे सिर्फ चुनाव प्रक्रिया से जोड़े। जब वो दोनों बातचीत करेंगे तो बातचीत के दौरान क्या होगा, एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं जिससे वो पहले समझ नहीं पा रहे थे, बाद में उसको अच्छे से समझ पा सकते हैं। गेडामेर के अनुसार ज्ञान सिर्फ पढ़कर या सुनकर नहीं आता, बल्कि ये संवाद के जरिए विकसित होता है। जब दो या दो से अधिक समूह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उससे क्या होता है कि नया ज्ञान होता है, हमें नई सीख मिलती है। तो इनकी जो द्वंदात्मकता का अर्थ है, जो जब दो विभिन्न विचार आपस में टकराते हैं तो नया विचार विकसित होता है। गेडामेर की जो डायलेक्टिकल मेथड है वो हीगल से अलग है, क्योंकि गेडामेर इसे सिर्फ तार्किक प्रक्रिया नहीं बल्कि इसे एक संवाद के रूप में भी देखते हैं। धन्यवाद। वाह,